जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सब्जेक्टिव बुक, जिसमें हमारा चल रहा है अभी इतिहास। और उसमें भी ये है मध्यकालीन भारत, जिसमें चल रहा है हमारा मुगल काल। और मुगल काल में आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकबर के बारे में, एग्जाम में कई सारे प्रश्न इससे बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 1556 से लेकर 1605 तक का टाइम था अकबर का। इससे पहले जो मुगल बादशाह थे उनका नाम एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला था बाबर, बाबर। उसके बाद कौन आया? हुमायूं, हुमायूं। उसके बाद फिर हमने शेर शाह के बारे में पढ़ा, क्योंकि हुमायूं के टाइम पीरियड में सबसे लंबा जो शासन किया वो शेर शाह ही था। इसके बाद हम आ गए हैं अकबर पे। तो एक लाइन से अगर आप देख रहे हो तो आपको एग्जाम में और काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। ओके, कहीं कहीं डायरेक्ट राजा ब्रिसाल लिखा रहता है, तो राजा ब्रिसाल के हो या वीरसाल के महल में हुआ था। ये हमीदा बानो औरंगजेब की ही पत्नी थी। जिस टाइम में जो चौसा का लड़ाई हुआ था और शेरखा हार गया था, तो जिस टाइम में वो घुमंतू की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, उसी टाइम उसकी शादी हमीदा बानो से हुआ था। तो मैंने किसी भी शासक में आपको डेट नहीं याद करने के लिए कहा था, पर अकबर के टाइम में जो इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542, याद रखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राजा ब्रिसाल के महल में या बीरसाल के महल में। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष का आयु था और डेट भी क्या था? 14 फरवरी, ठीक ना। 1556 को उसका राज्याभिषेक हुआ। जहाँ पे जिस गद्दी पे उसका राज्याभिषेक हुआ वो था पंजाब के कालानौर। पंजाब के कालानौर में उसका राज्याभिषेक हुआ था। कब? 14 फरवरी 1556। जो सब रिपीटेड कर रहा हूँ समझ लो, उसको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी अधिक पूछे जाते हैं। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी। शिक्षक मीन्स उसको ऐसा नहीं कि ABCD पढ़ाया होगा, राजनीतिक ज्ञान उसको वो देता था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। अकबर जो था वो किस उपाधि से बैठा था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिराज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। प्रश्न ऐसे आएगा कि इसमें से कौन सा अकबर का संरक्षक था? तो बैरम खां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैरम खां अकबर के लाइफ में। वह बदख्शा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। मीन्स अकबर उसे प्यार से खानी बाबा कहते थे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये याद रखना कि अकबर किसके संरक्षक में था, किसके संरक्षण में था? तो बैरम खां, या फिर यूं कह ले तो अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था? 1526 को हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। फिर से रिपीट कर लो, 26 बोल रहा हूँ मैंने। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला लड़ाई। दूसरा इसके 30 साल के बाद हुआ था 1526 में 5 नवंबर को हेमू और अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवा ने बैरम खां की हत्या कर दी। यहाँ पे बैरम खां मारा गया 1561 ईस्वी में। ओके, मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। एक हरम दल था, उससे अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। मेवाड़ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। किस टाइम? 1576। 1576। पानीपत का दूसरा कब हुआ था? 1556। 20 साल का गैप है इस युद्ध में, ठीक ना। पानीपत के प्रथम लड़ाई से पानीपत का दूसरी लड़ाई में 30 साल का गैप, फिर पानीपत के दूसरी लड़ाई से हल्दी घाटी के युद्ध में 20 साल का गैप है। पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। वही हल्दी घाटी का लड़ाई जो 1576 में हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था।
इस युद्ध में अकबर विजय हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे। मेनली मानसिंह का ही नाम आपको याद रखना है, पर मानसिंह और आसफ खां भी उसके साथ था, ठीक ना। मुगल सेना का नेतृत्व मेवाड़ के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कर रहा था? तो मानसिंह और आसफ खां कर रहा था। अकबर का सेनापति मानसिंह था। अकबर का सेनापति मानसिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कुंभलगढ़। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी ने भाग लिया था। मीन्स अभी अगर मैं वर्तमान परिवेश में बात करूँ तो सब हिंदू मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? मान सिंह। और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ रहा था? हकीम खां। तो ऐसा कुछ नहीं है। खैर चलो, अब इस पर बात नहीं करना चाहिए। हल्दी घाटी युद्ध में जो महाराणा प्रताप की साइड से युद्ध संभाल रहा था वो कौन था? हकीम खां सूर। ओके, आगे दिया गया है महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 में हो गया। फिर से रिपीट कर लो। महाराणा प्रताप की मृत्यु 15 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1997 ईस्वी को एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध में वो मारा गया था। हल्दी घाटी के हारने के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चौवर में अपनी नई राजधानी बनाई थी। आगे दिया गया है दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो फिर से इसको रिपीट कर लो। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। साथ ही दीन ए इलाही धर्म का कौन पुरोहित था? तो अकबर था। इसमें क्या था? सब धर्म एक जगह आ सकता है, सब धर्म समान था एक तरह से। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। प्रथम और अंतिम भी दोनों कौन था? बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। तो आपसे प्रश्न यहाँ ये बनेगा कि बीरबल का असली नाम या उसका दूसरा नाम क्या था? महेश दास। महेश दास। ओके, बीरबल का असली नाम क्या था या उसका दूसरा नाम क्या था? तो महेश दास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। या एक प्रश्न और आ जाता है कि अकबर के दरबार में कौन हिंदू मंत्री या ये ऐसा करके दे देगा, तो उसमें भी आपको बीरबल पे टिक करना होगा। अकबर के जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी और जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। ओके, अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाया। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना मीन सूर्य की उपासना की जाती थी। राजस्व प्राप्ति की जब्दी प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे एक ये हुआ और यहाँ पे ये दीन ए इलाही। दीन ए इलाही को नहीं भूलना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बस आपको ये याद रखना है कि दीन ए इलाही किसने स्टार्ट किया? अकबर ने स्टार्ट किया। आगे है राजस्व प्राप्ति के लिए जब्दी प्रणाली। ये जब्दी प्रणाली है, ये किसने स्टार्ट किया? अकबर ने किया। ओके, जब्दी प्रणाली किसने प्रचलित किया? तो अकबर ने प्रचलित किया। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। प्रश्न ऐसे आएगा कि तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो वो था अकबर। ठीक ना, फिर से रिपीट कर लो। अकबर के दरबार में कौन था? तानसेन संगीतकार था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। ये भी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल समद। पर तानसेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। दसवंत एवं वसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। दसवंत, देखो चित्रकार जो होगा वो जहांगीर के टाइम में जो होगा उसको हम याद करेंगे, क्योंकि जहांगीर के टाइम का चित्रकार हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल, देखो है तो सब इंपॉर्टेंट, पर हमको उससे क्या मतलब? हमको वो जानना है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो उस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ो। भले ही ये कितना बड़ा चित्रकार रहा हो, पर एग्जाम में नहीं आता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन कौन से थे? तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। एक बार फिर से रिपीट कर लो। तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। एक बार मीन्स बिना इधर देखे हुए मैं नहीं बोलता हूँ, मन से एक बार रिपीट कर लो कौन कौन से संगीतकार थे।
अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर की शासन व्यवस्था में मीन्स एक क्या था, मनसबदारी प्रथा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि मनसबदारी प्रथा किसने प्रचलित किया, तो अकबर ने प्रचलित किया। चलो कमेंट बॉक्स में बिना पीछे किए वो चारों संगीतकार का जब भी मैंने कहा था नाम रिपीट करने के लिए, वो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि अकबर के टाइम में कौन कौन से 4 संगीतकार प्रमुख थे। ओके, अब यहाँ पे मनसबदारी प्रथा किसने प्रचलित किया, अकबर ने प्रचलित किया। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, शेख सलीम चिश्ती। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गया। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गया। इसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया। प्रश्न ये आएगा कि अकबर को कहाँ दफनाया गया, तो सिकंदराबाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर को कहाँ दफनाया गया, सिकंदराबाद, आगरा के निकट है। और इसकी मृत्यु कब हुई, 16 अक्टूबर 1605 को, 16 अक्टूबर 1605 को। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ, देखो फिर से रिपीट करता हूँ, स्थापत्य कला अगर याद करना होगा तो हम शाहजहाँ का अधिक इंपॉर्टेंट देंगे। चित्रकला का याद करना होगा तो हम जहांगीर को अधिक प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उससे प्रश्न बनते हैं। पर यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा उसका हम जिक्र करेंगे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक ना। और देखो बनाया कौन होगा, तो इसका बेटा था तो यही बनाया होगा, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगरा का लाल किला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में तो जो लाल किला है वो तो शाहजहाँ बनवा लिया, लेकिन आगरा में एक लाल किला है, ये बनाया अकबर, इसको नहीं बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर से रिपीट करता हूँ, आगरा का लाल किला, इसको किसने बनाया था, ये बनाया था अकबर ने। इसमें कभी मिस्टेक से भी गलती नहीं करना, ठीक ना। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ और आगरा का लाल किला किसने बनाया, ये बनाया अकबर ने। फतेहपुर सिकरी में शाही महल ही बनाया अकबर ने। दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने बनाया। जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब अकबर ने बनाया। एक बार जो इसमें रिपीट है इसको फिर से पढ़ लो। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास और बुलंद दरवाज़ा, ये चारों नहीं भूलना, रिक्वेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे। प्रश्न ये भी आएगा कि किसके दरबार में 9 रत्न रहता था, तो वो था अकबर। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहता था। 9 रत्न का नाम आपको याद रहना चाहिए। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। कम से कम 4-5 भी याद रखो। अबुल फजल, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना और राजा मानसिंह, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे देगा कि इसमें से कौन सा अकबर के दरबार में नहीं रहता था या रहता था, तो आपको याद रहना चाहिए। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज्य कवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल जो इसी में है, अबुल फजल, इसका बड़ा भाई जो फैजी था, ये भी क्या था, इसके राज्य कवि था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो अकबरनामा ग्रंथ का रचना किसने किया, अबुल फजल ने। एक बार फिर से रिपीट कर लो। बाबर का किसने लिखा, खुद बाबरनामा उसने खुद लिखा। हुमायूं का हुमायूंनामा किसने लिखा, उसकी सतौली सिस्टर थी एक, या सिस्टर कह लो, गुलबदन बेगम ने लिखा। लेकिन अकबर का अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकबरनामा मीन्स अकबर का बायोग्राफी किसने लिखा, अबुल फजल ने। जबकि बाबर का ऑटोबायोग्राफी था, उसने खुद से लिखा, तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन खुद के अलावा कोई और लिख दे तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। ओके, तो अब्दुल फजल का जो बायोग्राफी होता है वो किसने लिखा, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना इसको। वह दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था। पहला पुरोहित तो उसका अकबर ही था, दीन इलाही का, पर अबुल फजल भी इसका पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसका असली नाम रामतनु पांडे था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तानसेन का असली नाम क्या था, रामतनु पांडे, या रामतनु पांडे किसका असली नाम था, तो वो होगा तानसेन। फिर से रिपीट कर लो, तानसेन का असली नाम या उसके बचपन का नाम क्या था, रामतनु पांडे, जो कि ग्वालियर घराने से था। वही घराना चल रहा है, ग्वालियर घराना जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो ग्वालियर से था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मियाँ की टोकरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा। ये सब थोड़ा बहुत याद करो अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कंठाभरण और वाणी विलास, कंठा
कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे मिला था? तानसेन को मिला था। तानसेन अकबर के दरबार में आने के पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राज्यश्रेय थे। मीन्स वो उससे पहले कहाँ था, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आगे दिया गया है, अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ था। स्वामी हरिदास भी अकबर के टाइम का ही था। प्रश्न ऐसे आ जाता है कि स्वामी हरिदास किसके समकालीन था? तो अकबर के समकालीन था। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। हरिदास जो था, जो अकबर के टाइम में ही था, वो तानसेन का गुरु था। तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 में हुआ था। ओके, जबकि कुछ विद्वान हरिदास व तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बनाते हैं। तो जिसमें भी मीन्स कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो फैक्चुअल नहीं रहता, मैथोलॉजी पे चलता है, जैसे ये अभी हुआ, तो ये आपके एग्जाम में थोड़ा भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। बस ये याद रख लो कि हरिदास तानसेन का गुरु था, कभी पूछते, पर ये तो कभी नहीं पूछेगा कि ये दोनों पार्टनर था, शिष्य था, इसका शिष्य था। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया में जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। ये स्टोरी हम भी सुने हुए थे, ठीक ना, बचपन में ही। मीन्स हरिदास इतना अच्छा गाना गाता था कि अकबर उसके कुटिया में गया था एक बार गाना सुनने के लिए। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं, इसीलिए उन्होंने अकबर के सामने मीन्स उसके दरबार में गा के गाना नहीं गाया था। आगे है, अकबर ने भगवान दास, जो आमेर के राजा भारमल का पुत्र था, उसका नाम था भगवान दास, को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफियाओं के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई। यूसुफियाओं के विद्रोह को वो दबाने गया था, उसी टाइम बीरबल का हत्या हो गया। 1602 ईस्वी में सलीम, जो कि जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। तो आप सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि अबुल फजल को किसने मरवा दिया? जहांगीर ने मरवा दिया। अबुल फजल को किसने मरवा दिया? जहांगीर ने मरवा दिया। मीन्स अकबर के दो रत्न मारे जा चुके हैं, बीरबल और अबुल फजल। आगे है, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज़्मनामा लिखा। यहाँ पे एक बार प्रश्न रिपीट करो। यहाँ पे लिखा गया है कि अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान, इन दोनों ने मिलकर रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। प्रश्न ये पूछ लेगा कि चाहे रामायण या महाभारत, इसका फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो इस दोनों में से कोई ऑप्शन दे तो आपको टिक करना पड़ेगा। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, बदायूनी बस याद रखो, और शेख सुल्तान, इस तीनों ने मिलकर इसका फारसी अनुवाद किया। साथ ही इसको रज़्मनामा लिखा। दे देगा रज़्मनामा का अर्थ है तो महाभारत रामायण ऐसा दे दे, तो रज़्मनामा क्या है? महाभारत है। ओके, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सदात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से किया। मीन्स नाम चेंज कर दिया। तो आपको यह याद रखना है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया। हाजी इब्राहिम सरहंदी ने अर्थववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगनी का, अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुके बावरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया। ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर लो एक बार, और हो सके तो कॉपी में एक लाइन ऐसे ऐसे करके लिख लो। मीन्स किसका किसने किया, ठीक है ना। पंचतंत्र का किसने किया? अबुल फजल ने किया। पंचतंत्र का अबुल फजल ने किया। हाजी इब्राहिम ने अर्थववेद का किसने किया? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। राज तरंगनी का किसने किया? मुल्ला शाह मोहम्मद ने। राज तरंगनी का मुल्ला शाह मोहम्मद ने। तुजुके बावरी का किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। और लीलावती का फैजी ने किया। फैजी ने नल दयंती कथा का फारसी में अनुवाद किया और इसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदू साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके पास कई सारे कवि थे, तो जाहिर सी बात है। आगे है, अकबर ने बीरबल को, देखो लास्ट में अभी मीन्स जो युद्ध बचा है अकबर का मेन युद्ध, वो एक लिस्ट दिया गया है, उसको हम बाद में कवर करेंगे, तो वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो वहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ेंगे। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। काफी इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजा अकबर। चारबाग बनाने का परंपरा अकबर के समय में शुरू हुआ।
चार बाग बनाने का परंपरा किसके टाइम में शुरू हुआ? अकबर ने बनाया, पर सबसे अधिक बाग से लगाव किसको था? तो वो था ये बाबर को। याद रखिएगा, बाग बनाने की प्रथा किसने शुरू की? तो प्रथा नहीं, मीन्स स्टार्ट किसने किया? तो बाबर ने किया। पर चार बाग जो है वो किसने बनाया? अकबर ने बनाया। ये जब हम बाबर पढ़ रहे थे उस टाइम भी रिपीट किए थे, अभी भी कर रहे हैं, प्रश्न बनता है इससे। अकबर ने सीरी कमल की उपाधि अब्दुल को और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दिया। मुगलों की राज्यभाषा कैसी थी? फारसी थी। मुगलों की राज्यभाषा कैसी थी? फारसी थी। अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर जो था, एक मीन्स म्यूजिक का एक यंत्र था, नक्कारा मीन्स नगारा, वो बजाया करता था। आगे यहाँ दिया गया है अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, तो उसका थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। कम से कम वो ईस्वी याद रख लो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मीन्स अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक ना। और जो आपका इंपॉर्टेंट होगा वो मैं रिपीट कर दूंगा, पढ़ूंगा तुम्हें पूरा। मालवा, मालवा का शासक था बाज बहादुर। अब इसके अगेंस्ट में कौन था? तो अकबर लड़ रहा था, और सेनापति जो अकबर का था वो ये था, ठीक ना। और मालवा प्रदेश का जो शासक था यहाँ पे दिया गया है, वो युद्ध किस टाइम हुआ था? तो वो दिया गया है। मालवा का युद्ध, बाज बहादुर था अपोजिट साइड में, और अकबर के टाइप से आजम खां और पीर मोहम्मद था, ये हुआ था 1561 में। चुनार का युद्ध अफगानों के शासन के विरुद्ध अब्दुल्ला खां ने लड़ा था 1562 में। गोडवाना, ये वीर नारायण खां और दुर्गावती के बीच आसफ खां ने। आमेर में भारमल था, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। आमेर में भारमल और स्वेच्छा से अधीनस्था स्वीकार कर लिया गया था, ये भारमल का। मेरता का युद्ध जयमल और सरफुद्दीन के बीच हुआ था। मेवाड़ का उदय सिंह और राणा प्रताप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। स्वयं अकबर गया था और मान सिंह और आसफ खां गया था, जिसमें राणा प्रताप और उदय सिंह इस टाइप से थे। राणा थम्बोर, सूरजनहारा, और इधर भगवान दास और अकबर। कलिंजर, रामचंद्र, मनुज खां काकसाहा, मारवाड़, रावचंद्र सेन 1570 में स्वेच्छा से अधीनस्थ हो गया इसके अंदर। जैसलमेर, रावल हरि राय, स्वेच्छा से हो गया 1570 में। बीकानेर, कल्याणमल 1570 में, ये भी स्वेच्छा से हो गया। गुजरात, मुजफ्फर खां तृतीय और सम्राट अशोक के बीच। बिहार एवं बंगाल, इसमें दौद खां था और मुनीम खान खाने खाना अकबर की तरफ से था। काबुल, काबुल को हकीम मिर्जा की तरफ से मानसिंह और अकबर गया था। कश्मीर में यूसुफ आकुब खां और भगवान दास और कासिम खां गया था। उड़ीसा में निसार खां और मानसिंह। सिंध, जानी बेन और अब्दुल रहम खाने खाया। बलूचिस्तान, पन्नी अफगानी, मीर मासूम। कंधार, मुजफ्फरपुर हुसैन और शाह बेग। मीन्स अकबर के टाइम में युद्ध का उतना अधिक आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक ना। उसका मीन्स जो और था, मीन्स साहित्य के क्षेत्र में, तो अकबर के टाइम में ये सब पूछा जाएगा आपसे। धर्म के टाइम में धर्म कैसा लड़ा, धर्म कैसा चला, वो सब पूछा जाएगा आपसे। आगे दिया गया अकबर, ये तो उत्तर भारत का था, और दक्षिण भारत में कुछ दिया गया। खानदेश, अली खां वहाँ का शासक था और ये स्वेच्छा से आ गया था। दौलताबाद, चांद बीबी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दौलताबाद चांद बीबी थी। यहाँ पे अब्दुल रहीम खाने खाना, मुराद, अब्दुल फजल, अकबर, ये सब गया हुआ था। अहमदानगर, ये स्वेच्छा से आ गया था। और असीरगढ़, मीनन बहादुर, ये अकबर, और यहाँ पे अकबर का अंतिम अभियान था, इसके बाद उसका मृत्यु ही हो गया था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला, यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। अकबर उससे पहले समुद्र नहीं देखा था, फिर वो जब अकबर जीत गया, मीन्स गुजरात को जीत गया, तब वो समुद्र को देखा। आगे यहाँ पे नोट दिया गया है, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था। इसको रिपीट कर लो, मीन्स सबसे दूर जो लड़ाई लड़ने गया वो गुजरात का ही था। यहाँ से मुझे एक स्टोरी याद आया कि मेरे एक सर थे, ठीक ना, तो उनका जब वो शायद 12th में थे, उस टाइम उनका एक साइकिल था, साइकिल चोरी हो गया था। ओके, तो घर वालों ने उनसे कहा, या फिर दोस्त ने भी कहा कि चलो तुम साइकिल खरीद लो। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे साइकिल नहीं खरीदना, अब जब भी होगा ना तब कार ही खरीदेंगे। और कड़ी मेहनत की उन्होंने और डायरेक्ट कार ही आया। मीन्स साइकिल अगर चोरी हो जाए ना तो ऐसा आपका ये स्कोप होना चाहिए कि कार हो जाए। जैसे इनको अब गुजरात देखना था, गुजरात नहीं देखा था अकबर, तो इसने गुजरात को जीत ही लिया। मीन्स समुद्र नहीं देखा था तो इसने गुजरात को जीत ही लिया कि जब मन हो आसानी से समुद्र को देख सके। तो चलो आगे देखते हैं। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। युद्ध सारा भूल जाओ पर ये नहीं भूलना। दास प्रथा का अंत 1562, दास प्रथा का अंत 1562। अकबर को हर मदल से मुक्ति, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा को समाप्त किया 1563 में। जजिया को समाप्त किया 1564, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जजिया 1564, दास प्रथा 1562।
फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दिया। ये किया 1571 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया गया और वहाँ पे अपनी राजधानी बना लिया। उससे पहले राजधानी कहाँ था? आगरा था। इबादत खाने की स्थापना की गई 1575 में। 1575 में इबादत खाना का स्थापना। इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए अनुमति हो गई 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1582 में। दीन इलाही 1582। दीन इलाही 1582। इलाही संबत की शुरुआत हुई 1583 में। इलाही संबत। राजधानी लाहौर स्थानांतरित हुआ 1585 में। 1585 में राजधानी फिर मीन्स फतेहपुर सीकरी से लाहौर चला गया। ओके, तो ये आपका था अकबर का पूरा कंप्लीट हो गया। आगे हमारा है जहांगीर, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, जितना अधिक जाएगा उतना फास्ट हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, और कुछ क्वेरी हो, वीडियो पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।